this is the fifth lecture of solid state. In this lecture we will see amorphous solid. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है amorphous solid. ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है सॉलिड स्टेट का, ये हमारा 5th लेक्चर है. एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज amorphous solid, और amorphous solid के बारे में आज जानेंगे. ठीक है, amorphous solid. ठीक है, amorphous solid क्या होता है वो देखते हैं. ओके, कुछ सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन. ठीक है ना, तो जैसे आपको याद होगा मैंने आपको क्रिस्टलाइन का भी डेफिनेशन बताया था, ऑलमोस्ट वैसे कोई डेफिनेशन है यहाँ पे. सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन. ओके, तो डेफिनेशन ऐसा है कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड है ये क्या है, ये इसमें रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता है जैसे हमारे क्रिस्टलाइन में होता था. यहाँ पे आपको रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न नहीं रहता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट वैसा दिखता है. ठीक है, तो पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना. एमॉर्फस सॉलिड जो है, द सॉलिड, ये जो सॉलिड है एमॉर्फस सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा दिखता है, लेकिन इसके पास परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड, ये जो सब्सटेंस है, ये एमॉर्फस सॉलिड हम जो पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड जैसा दिखता है. द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इसके पास वेल डेवलप्ड और परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है. एक ऐसा सॉलिड जो सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन उसके पास परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड. सिंपल सा कंसेप्ट. चलो लिखते हैं. द सब्सटेंस विच appears like a solid जैसा अपीयर करता है. ठीक है, द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड. ठीक है, वेल डेवलप्ड बट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन डेवलप परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यही हमारा एक्चुअल डिफाइन है. आगे मैं और भी लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना फिर से. द सब्सटेंस विच अपीयर्स लाइक अ सॉलिड बट डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, ये है हमारे लिए एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड का आपको डिफाइन समझ में आ गया. बहुत इजी सी चीज़ पढ़ रहे हैं हम, एकदम इजी, सिंपल हम डिफाइन पढ़ रहे हैं. ठीक है, थियरी कंसेप्ट है. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट. इन दिस पॉइंट वी विल सी, यहाँ पे हमको देखना है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, क्या देखना है हमको, द मेन पॉइंट जो आपका है वो है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है वो देखते हैं. ऑलरेडी हमने ये सेम जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, यही सेम चीज़ मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी आपको पढ़ाया वहाँ पे. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है वो देखते हैं. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यहाँ पे वैसा नहीं. यहाँ पे जिसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल अपोजिट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड मींस इट हैज लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट चलता है. इट हैज कैसा ऑर्डर मैंने आपको बता दिया जस्ट अभी, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट. ओके, तो आई होप आपको अभी तक 2 पॉइंट समझ में आ गया. मैंने क्या क्या बताया, मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट में आपको बताया ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट. लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3. एंड इन दिस पॉइंट नंबर 3 वी विल सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होगा. ठीक है, देखो इतना क्लियर है कि जैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में था, याद है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, वहाँ पे मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था. यहाँ भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो 2 मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है, बहुत स्ट्रांग इधर भी होता है, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है स्ट्रक्चर में. ठीक है, पॉइंट एकदम सिंपल, इधर ध्यान सुनना. The intermolecular force binding the molecules inside the amorphous solid is so great, इतना ज़्यादा है that the solid is almost rigid, ये rigid जैसा दिखता है. ठीक है, लेकिन यहाँ भी फिर भी क्या नहीं है, हमारे पास रेगुलरिटी नहीं है स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला है. इंटरमोलिकुलर फोर्स इन amorphous solid is so great
ठीक है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको बाइंड करके रखा वो भी ऐड करते हैं, जरा ध्यान देना फिर से। इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल इन एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट, बहुत ज्यादा, ठीक है, इज सो ग्रेट दैट द सॉलिड इज रिजिड, या फिर सॉलिड इज ऑलमोस्ट रिजिड, बट इट डज नॉट हैव रेगुलरिटी इन इट स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, यही हमारा पॉइंट है। चलो लिखते हैं फटाफट। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन एमॉर्फस सॉलिड, इन एमॉर्फस सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट, ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं, चलो आपने लिख दिया, वैसे अगर आपको बताना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग के, याद है ना, बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स, वो आप लिखेंगे और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, चलो लिख लेते हैं, इतना कर दिया तो लिख भी लेते हैं, ठीक है, रब करके प्रॉपरली लिख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग, ठीक है, बाइंड किसको बाइंड करके रख रहा था, बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स, बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स को जो बाइंड करके रख रहा था, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स, किसका टू मॉलिक्यूल्स, ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा, इज सो ग्रेट, इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि वो जो आपको जो सब्सटेंस है ना वो ऑलमोस्ट रिजिड लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तभी तक लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट दैट द सॉलिड बिकम्स रिजिड, ठीक है, सॉलिड कैसे बन जाता है, सॉलिड बिकम्स, दैट द सॉलिड बिकम्स रिजिड बट देयर इज नो रेगुलरिटी इन इट स्ट्रक्चर, ठीक है, बट देयर इज नो रेगुलरिटी इन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में कोई रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था, एकदम सिंपल है। देखो मैंने क्या क्या कराया, मैं सब आपको एक बार लास्ट में पूरा रिकैप भी कराऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन देखा है, फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में हमें आया और देखा है कि व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स एमॉर्फस सॉलिड में कैसा होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, जैसे आपको याद है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एमॉर्फस, ठीक है। तो एमॉर्फस के लिए पॉइंट क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन का अपोजिट होगा। क्रिस्टलाइन में क्या था, डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे डेफिनाइट नहीं होगा, बस दैट्स इट, सिंपल एकदम पॉइंट। तो लिखते हैं इट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, देखो सिंपल सा आंसर इसका ये है, जो एमॉर्फस सॉलिड है ये रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि समझो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में कोई पर्टिकुलर बॉडी मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो एमॉर्फस सॉलिड है, तभी तो वो रेंज में मेल्ट हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेल्ट होता देन इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, इट डज नॉट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हो क्या रहा है, इट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि वो जो मेल्ट हो रहा है, जो क्रिस्टल, देखो एमॉर्फस सॉलिड है, मेल्ट तो होगा, लेकिन कैसे मेल्ट हो रहा है, रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ठीक है। एंड इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, या फिर आप लिख सकते दैट इज इट मेल्ट्स ऑन इन, दैट इज भी लिख सकते हो, दैट इज इट मेल्ट्स इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो क्या होता है, मेल्ट होता है, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट होने वाला नहीं, उसको पूरा रेंज ऑफ टेम्परेचर लगने वाला है, ठीक है। हो गया पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो ऑलरेडी अभी तक आपने देख लो क्या क्या हमने अभी तक देखा है। हमने देखा है डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट देखा है, फिर उसके बाद देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स, फिर हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट। अब हम 5th पॉइंट में क्या देखने वाले हैं, देखो ये जो भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के सारे पॉइंट्स हैं, तो ये एक याद कर लो, आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे अपने आप। पॉइंट नंबर 6 इज हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 इज हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखो इतना क्लियर है कि क्रिस्टलाइन का अपोजिट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्रिस्टलाइन में हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसा था, डेफिनाइट था, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिख लेते हैं, इट डज नॉट हैव
डेफिनाइट, डेफिनाइट क्या डेफिनाइट नहीं है, इट डज नॉट हैव डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट नहीं है, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जैसे वहाँ पे क्रिस्टलाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहाँ पे नहीं है, सिंपल, ओके। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6। देखो एकदम सिंपल पॉइंट है, इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ आपको, ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, ओके। पॉइंट नंबर 6 ऐसा है, पॉइंट नंबर 6 में हमको बताना है, देखो वैसे तो 2 पॉइंट, एक क्लीवेज बचा है हमारा, ठीक है, क्लीवेज बचा है, शेप बचा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले शेप कर लेते हैं, शेप कैसा होता है, ठीक है। तो शेप क्या होगा एमॉर्फस सॉलिड का, क्योंकि रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है, डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं है, तो डेफिनाइट शेप भी नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है इसके पास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट डज नॉट हैव, या फिर इट हैज़ इरेगुलर शेप, ऐसा लिख सकते हो या फिर, ठीक है, इट हैज़ इरेगुलर शेप। यही चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट डज नॉट हैव रेगुलर शेप, ये मतलब एक ही होता है, ठीक है, ओके, ये शेप हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं ऑल्सो कॉल्ड, कि एमॉर्फस सॉलिड का क्या और कोई नाम है क्या, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में हम देखने वाले हैं ऑल्सो कॉल्ड, मीन्स ऑल्सो कॉल्ड टॉपिक तो नहीं होने वाला है, मैं जस्ट ये पॉइंट बना रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, और कोई ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड में क्या देखेंगे, तो सिंपल सा इतना एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये जो एमॉर्फस सॉलिड है ना, इसलिए से मैं आपको बता रहा था अभी कि ये वाला पॉइंट हम कर रहे थे ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मीन्स ये कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, मैं जस्ट बनाया है आपको याद रखने के लिए सब, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि एमॉर्फस सॉलिड का क्या कोई और नाम है, देखो और कोई नाम होगा तो किसी बेसिस पे हम उसको वो नाम देते हैं, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। सूडो सॉलिड भी इसका नाम है, जैसे याद है हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला था, वैसे एमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अच्छा क्यों बोलते हैं वो रीजन सुन लो, बिकॉज दिस एमॉर्फस सॉलिड हैव्स अ टेंडेंसी टू फ्लो, ये फ्लो होता है, ठीक है, बट वेरी स्लोली, बहुत स्लो फ्लो होता है। आपने ग्लास देखा होगा, ठीक है, जो बहुत पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो ग्लास होते हैं, वो जो ग्लास है ना, वो ग्लास जो बॉटम में जो ग्लास होंगे वो ज़्यादा थिक रहता है, ठीक है, बॉटम में जो ग्लास है वो थिक होता है, और जैसे आप ऊपर जाएंगे ना वो थोड़ा थिन होता है। अब मैं जितना बता रहा हूँ इतना थिक नहीं होता है, ठीक है, मीन्स देखा जाए ये कब होता है, जब बिल्डिंग बहुत पुराने रहेंगे तो होता है क्या, वो जो ग्लास है ना, ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। मैंने क्या बताया, एमॉर्फस सॉलिड के पास टेंडेंसी है फ्लो होने का, तो वो ग्लास फ्लो होता है, लेकिन बहुत स्लो फ्लो होता है टाइम के हिसाब से, और फ्लो होने की वजह से जो बॉटम वाला पार्ट है ना थिक हो जाता है, और जो टॉप वाला पार्ट है वो एकदम थिन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये एमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली, बहुत स्लो फ्लो होता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है ना, सिंपल पॉइंट है, जल्दी लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चलो रीजन पहले बताते हैं, इट हैज़ अ टेंडेंसी ना, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो होने का टेंडेंसी है, ठीक है। इट मीन्स कौन, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो अंडर ग्रेविटी से फ्लो होगा, ठीक है, बट वेरी स्लोली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बट वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत स्लो फ्लो होता है। एमॉर्फस सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, फ्लो बट वेरी स्लोली, इसीलिए इसको नाम दिया है सूडो सॉलिड। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सूडो सॉलिड। क्या बोलेंगे हम इसको, सूडो सॉलिड, PSEUDO, सूडो सॉलिड बोलेंगे। और इसका एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, क्या नाम है दूसरा, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये है पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 7 खत्म। देखो एकदम इजी से पॉइंट्स कर रहा हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल। मैं आपको सबसे मेन चीज़ ये बता रहा हूँ कि याद कैसे रखना है, आपको जस्ट ये चीज़ याद रखना है, अपने आप आपका आंसर याद आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। लास्ट पॉइंट 8th पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट जैसे आपको याद होगा, अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा लेक्चर देखा है तो वहाँ पे था क्लीवेज, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट होता है क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज के बारे में देखते हैं कैसे होता है। क्लीवेज बहुत सिंपल है, करना क्या होता है, ठीक है, याद है आपको, सिंपल सा है, जस्ट कोई भी सॉलिड को आपको कट करना होता है शार्प टूल से, ठीक है। जैसे हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, तो ये केस में हम क्या करेंगे, वी विल कट दिस एमॉर्फस सॉलिड विथ अ शार्प एज टूल
एंड द टू न्यूली जनरेटेड सरफेस जो हमको मिलेगा, दैट टू न्यूली जनरेटेड सरफेस आर नॉट रेगुलर, मीन्स वो इरेगुलर होता है, ठीक है। जैसे हमारा क्रिस्टलाइन वाला जो केस था वहाँ पे प्लेन और स्मूथ था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन भी नहीं है स्मूथ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन वो इरेगुलर है, इरेगुलर सरफेस है, सिंपल पॉइंट है। लिखते चलो जल्दी जल्दी। क्लीवेज मैंने क्या बताया अभी जस्ट आपको, व्हेन amorphous solid is cut by a sharp edge tool से हम कट करेंगे, ठीक है। when amorphous solid is cut by a sharp edge tool, the two newly generated क्या न्यूली जनरेट होता है, सरफेस ना, द टू न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर इरेगुलर, कैसे होगा, आर इरेगुलर, ठीक है। देखो एकदम सिंपल सा चीज हमने पढ़ लिया, बहुत इजी है, 0.8 है लेकिन कंसेप्ट हमको आता है, ठीक है, एकदम इजी, ओके। तो टोटल 8 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं याद है कि नहीं आपको। सबसे पहला चीज़ था कि जो एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड क्या बताया था हमने, ये अपीयर होता है सॉलिड जैसा, बट इसके पास डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, वेल डेवलप्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा सबसे मेन चीज़ में है कि अपीयर्स लाइक अ सॉलिड, सॉलिड जैसा दिखता है, सॉलिड जैसा होता है, बट एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं, एमॉर्फस सॉलिड नहीं, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देखो मेन पॉइंट में यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, यही चीज़ आप याद रखो, बस आंसर आपका अपने आप रेडी। फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा, फिर यहाँ पे क्या देखा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ग्रेट है, सो ग्रेट है, इतना ग्रेट है कि दो मॉलिक्यूल को जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाइंड करके रखता है, इसकी वजह से सॉलिड को रिजिडिटी मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी फिर भी क्या है, इरेगुलरिटीज है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ग्रेटर देन द कहाँ, हाँ, सॉलिड बिकम्स रिजिड बट देर इज नो रेगुलरिटी नहीं होता, मीन्स इरेगुलर होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बाइंडिंग द टू मॉलिक्यूल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज सो ग्रेट, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका सॉलिड है वो क्या हो जाता है, वो रिजिड बन जाता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट आप, मेल्टिंग पॉइंट आपको याद है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, याद है ना, ये एक कोई डेफिनेट टेम्परेचर मेल्ट नहीं करता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। फिर हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या देखा, डज नॉट हैव डेफिनाइट हीट और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वहां पे डेफिनेट था, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। फिर शेप पे आए, इरेगुलर शेप है, ठीक है ना, कैसे शेप है, इरेगुलर। फिर ऑल्सो कॉल्ड में हमने देखा, ऑल्सो कॉल्ड क्या है, रीजन क्या था, टेंडेंसी टू फ्लो होने का टेंडेंसी, एकदम स्लो फ्लो हो सकता है, ठीक है, स्लो फ्लो होने का टेंडेंसी है, इसलिए इसको दो नाम दिया हमने, सूडो सॉलिड एक नाम दिया है, और एक दूसरा जो नाम है दैट इज सुपर कूल लिक्विड, ठीक है, ये सुपर कूल लिक्विड भी इसी का नाम है। लास्ट में क्लीवेज देखा, क्लीवेज में क्या देखा हमने, क्लीवेज में ये देखा जब शार्प एज टूल से इसको कट करेंगे तो जो नया दो सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, वो रेगुलर नहीं होगा, दैट विल बी इरेगुलर, ठीक है। आई होप आप देख लो एकदम अच्छे से, आपको क्लियर समझ में आया है, हर एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है सबको मैंने देखो हाईलाइट करके रखा है आपके लिए एकदम इजी, ठीक है, ओके। आई होप इजी लगा है, ओके, थैंक यू।